Goal, nation's leading institute. हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय कुमार, फिजिक्स फैकल्टी, गोल इंस्टीट्यूट। आज मैं आपको स्पॉट टेस्ट 10 का फिजिक्स का सॉल्यूशन दूंगा। तो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1 है, ये देख लीजिए, यही है स्पॉट टेस्ट 10 का सॉल्यूशन फिजिक्स का। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू है फिजिक्स। बायोट-सेवर्ट्स लॉ इंडिकेट्स दैट द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ऑन ए चार्ज मूविंग है, ये प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड बी सच दैट, चार्ज जब मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है बी परपेंडिकुलर होता है भी का, ये तो पता ही है, और ये फार्मूला हम लोग को μ0/4π Q × में V क्रॉस R/RQ आता था। तो V और B के क्या होता है, ये परपेंडिकुलर, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट, ये तो आप लोग बना ही दिए होंगे। सेकंड है, कंसीडर एन NPN ट्रांजिस्टर, इट्स बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस। NPN ट्रांजिस्टर है ये, देखिए हम ऐसे फिगर बना दे रहे हैं, N है, P है और इधर N है। इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसमें होल ज्यादा है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। ये फॉरवर्ड बायसिंग में है, ये इसको निगेटिव से जोड़ दिया जाए, ये फॉरवर्ड बायसिंग में है और ये रिवर्स बायसिंग में है। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स यहां से निमिट करता है और कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है और कुछ मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर जाता है। तो सबसे पहला बात है, इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस ओवर फ्रॉम इमीटर टू कलेक्टर, इमीटर से कलेक्टर में चला जाता है, एकदम सही है ये। दूसरा, होल मूव्स फ्रॉम बेस टू इमीटर, होल तो पी टाइप में होल है, जब इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा तो होल ऐसे जाएगा, तो होल किधर जाएगा, बेस टू इमीटर, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम इमीटर टू बेस, इमीटर से बेस में भी इलेक्ट्रॉन जाता है, ये भी सही है, करेक्ट है ये। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इमीटर मूव आउट ऑफ बेस थ्रू गोइंग, ये नहीं होगा, कहता है कि इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है, इसमें मूव किए बिना, तो गलत है ये सीधा सीधी इलेक्ट्रॉन ऐसे कुछ जाता है, कुछ इधर, मोस्टली इलेक्ट्रॉन जो है कलेक्टर के पास चला जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन A, B, C सही है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा आंसर 4। नेक्स्ट है, नंबर 3, हैवी अस्टेबल न्यूक्लियाई। हैवी अस्टेबल न्यूक्लियाई है, अस्टेबल न्यूक्लियाई का मतलब रेडियो एक्टिव नहीं है, याद रखिएगा। मोर न्यूट्रॉन देन प्रोटॉन्स, उसमें भी न्यूट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होता है प्रोटॉन से। दिस इज बिकॉज दैट, क्या होता है, न्यूट्रॉन्स आर हैवियर देन प्रोटॉन्स, नहीं मास तो जो रहेगा वही रहेगा ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स आर रिपल्सिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है प्रोटॉन के बीच तो रिपल्सिव होता ही है, ये तो सही है। न्यूट्रॉन डीके इनटू प्रोटॉन थ्रू बीटा डीके, नहीं ये तभी होता है जब न्यूक्लियस ब्रेक करेगा, तो अस्टेबल न्यूक्लियस है ना, ब्रेक करेगा नहीं, इसलिए। और न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन्स आर वीकर देन द बिटवीन प्रोटॉन्स, नहीं न्यूक्लियर फोर्स जो न्यूट्रॉन के बीच बहुत ज्यादा लगता है, स्ट्रॉन्ग होता था उस केस में, स्टेबल न्यूक्लियाई में, इसलिए इसका ऑप्शन जो है 3 का ऑप्शन होगा 2 करेक्ट होगा, ये थ्योरेटिकल है ये। 4 नंबर, कंसिडर ए रीजन विच हैव द वेरियस टाइप्स ऑफ चार्जेस बट द टोटल चार्ज इज 0। बहुत सारा चार्जेज है लेकिन टोटल चार्ज 0 है, टोटल चार्ज क्या है, 0 है। एट पॉइंट आउटसाइड द रीजन, पता है कि बहुत सारा चार्ज है, प्लस Q माइनस Q मिला जुला करके टोटल चार्ज क्या है, 0 है।
कहता है कि इस रीजन के बाहर यहाँ पर इंटेंसिटी बताइए। तो उस रीजन के बाहर जो इंटेंसिटी तो होगा ही, और इंटेंसिटी जीरो तो होगा नहीं, और इंटेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म ही होगा। तो पहला और ए और बी जो ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो गया। अब सी देख लीजिए, कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ई, ये तो होगा ही 1/r³ होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसे? क्योंकि फॉर्मूला होता है कि Q/r²। तो r² हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो r³ हो जाता है कि QR/r³ हो जाता है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में इसको ऐड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये r³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं। वर्क डन टू मूव ए चार्ज पार्टिकल अलोंग ए क्लोज पाथ अवे फ्रॉम द ओरिजिन विल बी 0। क्लोज पाथ में खैर इलेक्ट्रिक फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड है। क्लोज पाथ में कहीं पर भी मूव करा दीजिएगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। आंसर सी और डी हो जाएगा। यानी कि आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी और डी करेक्ट है, तो 3 नंबर आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 3 में ही है सी और डी। नेक्स्ट है 5 नंबर। फाइव नंबर देखिएगा। सेल्फ इंडक्टेंस L ऑफ सोलेनोइड L, लेंथ L है। कहता है कि एक सोलेनोइड है जिसका लंबाई L है। ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था, पहले भी इसका हम सॉल्यूशन दिए थे आप लोग को। क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है और नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ n है, तो n बराबर हो जाएगा n/l। टोटल नंबर ऑफ टर्न n है। तो फ्लक्स की बात करेंगे तो फ्लक्स हो जाएगा b इंटू में n इंटू में एरिया, और b हो जाएगा μ0 ni इंटू में n इंटू में एरिया। फ्लक्स बाई करंट जो होगा L होगा, तो μ0 na इंटू में n बराबर लिख सकते हैं, ये हो गया L μ0 na, और n बराबर क्या लिख सकते हैं? n बराबर हम लोग लिख सकते हैं nl। तो कहता है कि n डिक्रीज कराते हैं, सेल्फ इंडक्शन घट रहा है ना। सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए सोलेनोइड L, लेंथ एरिया, लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्न n है, डिक्रीजेज है। इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस डिक्रीज करेगा। डिक्रीज तभी करेगा जब L डिक्रीज करेगा और n डिक्रीज करेगा। दोनों डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज कर जाएगा, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा 4। 5 नंबर देखिएगा। और 5 का ही आंसर हो गया 4। 6 नंबर देखिए। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विथ वेलोसिटी u at an angle थीटा हॉरिजॉन्टल। कहता है कि एक पार्टिकल को फेंक दिया गया है ग्राउंड से, ठीक है, ग्राउंड से फेंक दिया गया है। u स्पीड से, तो मैच द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। देखिए एवरेज वेलोसिटी जो होगा या u cos थीटा और u sin थीटा। हम जानते हैं कि यहाँ गिरता है तो यहाँ इसका भी वेलोसिटी वही हो जाता है मैग्नीट्यूड में, और इसका भी कंपोनेंट वही हो जाता है जो इसका होता है। ये हो जाएगा u cos थीटा और ये u sin थीटा, लेकिन नेगेटिव में हो जाता है ये। तो एवरेज वेलोसिटी की बात जब हम करते हैं, एवरेज वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन एक और तरीका है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम नहीं करके, है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम नहीं करके एक और उपाय है। इसका उपाय क्या है
कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है ना, तो मीन जो वेलोसिटी होता है v प्लस यू बाई 2 वो भी एवरेज वेलोसिटी कहलाता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि v एवरेज यदि निकालते हैं तो मीन कितना हो जाएगा, ये दोनों का जोड़ेंगे, मीन वेलोसिटी v प्लस यू बाई 2 कर देना, v प्लस यू करेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 2u cos थीटा बाई 2, ये भी कर सकते हैं। तो माने ये किसके बराबर हो जाएगा, u cos थीटा के बराबर हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी ए का ऑप्शन मिला, सबसे पहले मिला q, तो अब ए का q देखते हैं किसमें है। यदि फिर b यदि मिल गया, दो गो में होगा तो हम लोग b पार्ट चलना पड़ेगा, b में भी। तो ए का q सिर्फ ओनली किसमें, 4 में है। हम लोग आंसर भी कह सकते हैं कि 4 होगा, एक ही से 4 हो गया, ठीक है, एक ही से आंसर 4 आ गया। नेक्स्ट है 7। सेवन नंबर, if vector a and b have the एंगल थीटा है, a प्लस बी तो फार्मूला ही दिया हुआ है। देखिए इसमें a प्लस बी ऊपर वेक्टर दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, और ये जो निकालने के लिए कहता है ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1, तो ए और बी के बीच का एंगल वही होगा जो ए कैप और बी कैप के बीच का एंगल होगा। तो इस स्थिति में फॉर्मूला होता है 2a कैप cos थीटा बाई 2, और ए कैप का तो मैग्नीट्यूड 1 है, cos थीटा बाई 2 यानी कि 2 cos थीटा बाई 2, आंसर हो जाएगा इसका 2 करेक्ट हो गया। एक नंबर देखिएगा, मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी सीधा सीधी लिखेंगे n मोल गैस मॉलिक्यूल, ये होता है F/2 nRT, F है डिग्री ऑफ फ्रीडम। कहता है कि तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब 1 है, F बराबर 1, और 1 मोल है पर मोल तो n बराबर 1, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 1/2 RT, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 करेक्ट। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में ये जो फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग क्लास में भी इसको प्रूव करते हैं। नेक्स्ट है 9। 9 नंबर है, A man of mass m standing on a platform of mass 2m kept on a smooth horizontal surface। यह स्मूथ है, एक प्लेटफॉर्म है ये जिसका मास 2m है और एक मैन इस पर है, मैन का मास m है। मैन स्टार्ट्स मूविंग ऑन द प्लेटफॉर्म विथ v रिलेटेड टू द प्लेटफॉर्म, इसके रेस्पेक्ट में v से चलना शुरू किया तो निश्चित है कि प्लेटफॉर्म भागेगा v डैश है, मोमेंटम कंजर्व यहाँ होगा सिस्टम का, इसका मोमेंटम प्लस था, इसका मोमेंटम माइनस, दोनों मिलकर के 0, और इसका मोमेंटम बराबर इसका मोमेंटम हो जाएगा कितना 2m v डैश पीछे है, और इसका मोमेंटम m इंटू में v माइनस v डैश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन जब लेते हैं तो मास इंटू वेलोसिटी लिखते हैं,
और वेलोसिटी जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, न कि प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा। v माइनस वी डैश 3v डैश इजकल टू v डैश हो जाएगा v/3। ये 3 नंबर करेक्ट है। ये 10 a bob of a point mass of a simple pendulum is kept in a horizontal electric field. Its period of oscillation will remains the same. Period of oscillation remains the same. तो निश्चित है कि खाली इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि रख दीजिएगा उसको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दीजिएगा तो मीन पोजीशन बल्कि बदल जाएगा, लेकिन टाइम पीरियड तो 2π√L/g, एल और जी उससे कोई मतलब नहीं है, L/g ये होगा। इफ द बॉब इज ए चार्ज एंड केप्ट इन हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड देन टाइम पीरियड विल बी डिक्रीज। क्योंकि बॉब पर पहले में कोई चार्ज नहीं था, टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं करेगा। बाद में क्या होगा कि जी इफेक्टिव जो है बढ़ जाएगा। जी इफेक्टिव पर हॉरिजॉन्टल है, जी नीचे है, तो √अंडर हो जाएगा जी प्लस कितना, देखिए पहले जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो टाइम पीरियड हो गया 2π√L/g, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा तो हो जाएगा g² प्लस QE/m का होल स्क्वायर के अंडर रूट। माने जी का वैल्यू बढ़ जाएगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में टाइम पीरियड घट जाएगा, और पहले जो बॉब था वो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो था लेकिन उस पर कोई चार्ज नहीं था, तो फोर्स से कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए दोनों ऑप्शन जो है करेक्ट है, लेकिन एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है, वो घटने का कारण वो नहीं है, है ना, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा 2। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी के दिया हुआ है, सर्कुलर मोशन का एक क्वेश्चन है, 2a² है के का वैल्यू, रेडियस आ रहे हैं, तो फोर्स पूछता है पार्टिकल। फोर्स निकालने के लिए हमको सबसे पहले टोटल एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, और टोटल एक्सेलरेशन निकाल करके फोर्स इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन कर देंगे। तो सबसे पहले टोटल एक्सेलरेशन के लिए सर्कुलर मोशन है ये, तो रेडियल भी निकालना पड़ेगा और टेंजेंशियल, दोनों परपेंडिकुलर होता है। तो सबसे पहले इसको के जगह पर काइनेटिक एनर्जी है ये, यानी कि v² इक्वल टू 2, तो 2 और 2 4 हो जाएगा, 4a² m। तो रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v²/r, तो v² हो जाएगा 4a² mr। ये हो गया आपका ये रेडियल एक्सेलरेशन। अब हमको निकालना है क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए करेंगे क्या कि फिर यहां से लावेंगे इसको, v का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, 4am इंटू में s हो जाएगा, स्क्वायर हटा दिया इसको, अब इसको dv/dt, यही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहलाता है। ये तो कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा ds/dt, ये हो जाएगा 4a/m, ds/dt हो जाएगा v, और v बराबर यहां रख देते हैं यही वाला 4a/m इंटू में s। ये कितना आ जाएगा 4a s/m, इतना हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टोटल एक्सेलरेशन कितना होगा ये टोटल नेट, तो √अंडर होगा रेडियल के स्क्वायर या टेंजेंशियल के स्क्वायर प्लस रेडियल के स्क्वायर। देखिए टेंजेंशियल निकाल चुके हैं 4a/m का स्क्वायर, और रेडियल हो जाएगा 4a² इसमें कॉमन ले लीजिए ना, 4as कॉमन ले लीजिए और m भी कॉमन ही आ जाएगा, तो बचा कितना 1 प्लस s²/r²। ये हो गया टोटल। तो फोर्स पूछता है, तो फोर्स बराबर मास गुने में एक्सेलरेशन टोटल,
मास से जैसे गुना करिएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा 4as √1 प्लस एस स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इसमें एक मिसप्रिंटिंग आ गया है, पावर हाफ नहीं आया है। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, लेकिन इसमें मिसप्रिंटिंग आ गया है, ऊपर में हाफ रहना चाहिए था पावर, ये रूट को हटा करके है, कोई ऑप्शन में रूट नहीं है, इसलिए इसका आंसर हम लोग 1 ही मारेंगे। इतना अंडरस्टूड रहेगा, है ना। 11 का 1 होगा ये ध्यान दीजिएगा। कभी कभी ऐसा नीट में भी एक आध क्वेश्चन इस तरह के आते रहता है, इसलिए इतना बात को तो खुद समझना होगा। तो 12 नंबर देखिएगा। ए मेट्रो स्टेशन ए गर्ल्स वॉक अप ए स्टेशनरी एलिवेटर इन टाइम टी, माने रुका हुआ है तो t1 टाइम लगता है। इफ सी रिमेन्स स्टेशनरी, माने पहली बात है कि एलिवेटर रुका हुआ है तो टाइम t1 लगता है, तो डिस्टेंस कितना तय करेगा s, तो s बराबर मान ले कि v1 से दौड़ रही है, तो v1 इंटू में t1 हो जाएगा। अब जैसे ही जब वो चालू होता है एक्सेलरेटर जब चालू होता है उस स्थिति में स्टार्ट जैसी होता है तो वो रुक जाती है, तो उसका जो स्पीड v2 मान लेते हैं, तो s बराबर हो जाएगा v2 इंटू में t2। अब कहता है कि दोनों जब दौड़ने लगते हैं, वो भी माने एक्सेलरेटर भी दौड़ रहा है और ये भी, तो उस केस में मान लेते हैं कि टाइम t है, तो उस केस में स्पीड कितना हो जाएगा v1 प्लस v2 इंटू में t। हमको निकालना है t का वैल्यू। देखिए तो यहाँ से s बराबर v1 यहाँ से निकाल लेंगे, s बाई t1, v2 यहाँ से निकाल लेंगे, s बाई t2 इंटू में t। s से s कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से t इजिकल टू हो जाएगा t1 t2 बाई t1 प्लस t2। इसका 3 नंबर करेक्ट होगा। Which of the following describe below the irreversible? Irreversible का मतलब क्या हुआ, एक ही साइड से हो। पहला, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ आयरन रड बाय हैमरिंग इट। पता है कि आयरन रड है, उस पर हम लोग हथौड़ी से मारेंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो क्या उसका उल्टा प्रोसेस होगा कि टेम्परेचर से मारेंगे तो क्या हथौड़ी अपने आप ऊपर नीचे होने लगेगा उस पर? नहीं होगा। तो पहला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, दोनों साइड से नहीं हो रहा है। A gas in a small container at temperature T1 is brought to in contact with a big reservoir at a high temperature T2 with a decrease in temperature of increase in temperature of the gas। कहने का मतलब है कि तो गैस का तो टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हीट फ्लो करेगा, तो क्या लो से हाई हीट फ्लो करेगा? तो नहीं करेगा। ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। Quasi-static isothermal expansion of the ideal gas in a cylinder fitted with frictionless piston। देखिए quasi-static जो होता है isothermal, वह रिवर्सिबल होता है। वो quasi-static का मतलब होता है कि इतना स्मॉल प्रोसेस हो जितना आप सोच नहीं सकते हैं, उसको कहते हैं quasi-static प्रोसेस, और वह जो है रिवर्सिबल होता है। तो ये रिवर्सिबल हो गया, और डी भी होगा आपका इरिवर्सिबल, इसलिए आंसर है 3 नंबर, इसका 3 हो जाएगा। याद रखना है कि क्वासी स्टैटिक आइसोथर्मल एक्सपेंशन जो होता है ना आइडियल गैस के लिए, वह रिवर्सिबल होता है। नेक्स्ट है 14, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, स्ट्रीमलाइन मोशन की बात कर रहा है। along a streamline motion velocity of the fluid remains constant। वेलोसिटी कांस्टेंट हम नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या होता है कि यदि लिक्विड फ्लो कर रहा है और किसी पार्टिकुलर पॉइंट से वो लिक्विड का मॉलिक्यूल्स पास करता है तो सभी मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी सेम होगा। ऐसा नहीं कि एक ही मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी कांस्टेंट, क्योंकि कर्व लाइन पर भी जा सकता है, एक फ्लूइड का हम लोग नहीं कह सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्लूइड पार्टिकल क्रॉसिंग ए गिवन पोजीशन इज कांस्टेंट, यही करेक्ट है। ये तो डिफिनेशन ही है। किसका डेफिनेशन है? स्ट्रीमलाइन
मोशन का, स्ट्रीमलाइन फ्लो का या स्टेडी फ्लो का। इसलिए आंसर हो गया इसका 2। 15 क्वेश्चन नंबर 15, वेव ऑन वाटर, वेव ऑन सरफेस ऑफ वाटर। वाटर के जो सरफेस पर जो वेव होता है वो क्या हो सकता है? ये देखिए, ये जो वेव जो है इसमें दोनों होगा, कैपिलरी वेव्स और ग्रेविटी वेव्स। कैपिलरी वेव क्या होता है? जैसे मान लो कि तालाब वगैरह देखते होंगे, तो जब हवा चलता है तो इस तरह से कोनिकल, इस तरह से भी आकार का वेव फ्रंट बनता है कि नहीं? तो उसको कहते हैं हम लोग कैपिलरी वेव। और तेजी से जब हवा चलता है तो प्रेशर जो है होता है ऊपर का, जस्ट हवा का माने वाटर सरफेस के ऊपर का प्रेशर जो होता है फ्लूइड के मोशन के कारण कम जाता है, कमने के कारण ऊपर उठता है थोड़ा सा वो, लेकिन ग्रेविटी फिर उसको नीचे खींच लेता है, इस तरह से ऊपर नीचे भी करता है। तो इस तरह के वेव को हम लोग कहते हैं ग्रेविटी वेव। तो दोनों जो है वाटर के सरफेस पर ही रहता है, माने क्रिएट होता है। इसलिए आंसर इसका हो जाएगा 3 नंबर होगा, दोनों है ना, कैपिलरी वेव और ग्रेविटी वेव। नेक्स्ट है 16 नंबर, which of the diagrams in the figure correctly show the change in kinetic energy of an iron sphere falling freely in a lake having sufficient depth imparted to the terminal velocity। अच्छा, टर्मिनल वेलोसिटी है ये। तो काइनेटिक एनर्जी पूछता है, तो शुरू में तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, शुरू में काइनेटिक एनर्जी का होगा बढ़ेगा, और जैसे टर्मिनल जब पहुंच जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगा। तो इससे ग्राफ हम लोग यही आएगा, ये देखिए शुरू में काइनेटिक एनर्जी का हो रहा है, बढ़ रहा है, और फिर क्या हो जाएगा, ऐसे कांस्टेंट हो जाएगा। जब टर्मिनल हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी का हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये वाला ग्राफ नहीं हो सकता है, कैसे? क्योंकि तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा बढ़ता ही चल जाएगा, तो टर्मिनल तो पहुंचेगा ही नहीं। टर्मिनल का मतलब हो जाता है कि फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम और कांस्टेंट हो जाए, और कांस्टेंट और मैक्सिमम हो जाएगा तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन जो है 16 नंबर होगा, माने 16 नंबर का आंसर जो है 2। 16 का आंसर हो जाएगा 2। 17 देखिए, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, वेलोसिटी ऑफ रेन दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड। ए वुमेन राइड ए साइकिल 3 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ टू साउथ। चलिए हम इधर बना लेते हैं, इधर नॉर्थ कर देते हैं, इधर साउथ कर देते हैं। माने वुमेन यदि ऐसे है ये, तो ये वर्टिकली गिर रहा था VR, ठीक है। और नॉर्थ से साउथ की ओर जैसी गया ये 3 मीटर पर सेकंड से, तो अब जो है ऐसे हो जाएगा ये। तो पहले छाता ऐसे लगाया हुआ था, तो बाद में कैसे करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में। तो छाता को किधर की ओर मोड़ना पड़ेगा, साउथ की ओर, क्योंकि अभी हो जाएगा VR, और ये हो जाएगा VR, और ये है 4 और ये 3। तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये एंगल वही होगा जो ये वाला एंगल होगा, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। इतना एंगल बनाएगा, इधर बनाएगा साउथ की ओर। तो क्या कहेंगे कि tan इनवर्स 3/4 विद वर्टिकल टुवर्ड्स द साउथ। वर्टिकल से तो बनेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में बनेगा, साउथ के डायरेक्शन में बनेगा, नॉर्थ के डायरेक्शन में नहीं बनेगा, ठीक है। ऐसे भी कंसेप्ट है कि यदि आप रेस्ट में है और छाता को ऐसे लगाए हुए हैं वर्टिकली, यानी कि रेन ड्रॉप स्ट्राइक कर रहा है वर्टिकल, जैसे ही दौड़ना शुरू करिएगा जिस डायरेक्शन में, अम्ब्रेला को उसी डायरेक्शन में रोटेट करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट के लिए, रेन ड्रॉप से प्रोटेक्ट के लिए, वर्षा से बचने के लिए ऐसा करना पड़ता है। नेक्स्ट है
इसलिए इसका आंसर जो हो आंसर जो है 17 का आंसर कौन हो जाएगा 1, याद रखिएगा। एटीन नंबर, a planet year is 27 times the earth years। एक प्लेनेट पर जो प्लेनेट का टाइम पीरियड जो है अर्थ के टाइम पीरियड का 27 ईयर्स। देखिए टाइम पीरियड अर्थ का कितना होता है 1 ईयर, और टाइम पीरियड प्लेनेट का कितना है 27 ईयर्स। हाउ फार इज द प्लेनेट फ्रॉम द सन इफ द अर्थ का दिया हुआ डिस्टेंस अर्थ का दिया हुआ है 1.5 10 to the power 8 किलोमीटर। तो कहता है कि सन से प्लेनेट के बीच की दूरी क्या होगा, ये पूछता है। तो हम लोग जानते हैं कि T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R पर पावर 3/2 होता है, या ये भी कह सकते हैं। हाँ ठीक है, रह दीजिए इसे। तो T1/T2 हमको R न चाहिए, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T पर पावर 2/3 होगा। तो R प्लेनेट बाई R अर्थ, T प्लेनेट बाई T अर्थ पर पावर 2/3। टाइम पीरियड प्लेनेट का कितना है 27, इसको 3 पर पावर 3 लिख सकते हैं। ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आर प्लेनेट हो जाएगा 9 इंटू में आर अर्थ तो पता है, ये है 1.5 10 to the power 8 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा 1.35 10 to the power 9 किलोमीटर। 18 का 4 करेक्ट। उसके बाद 19 नंबर देखिएगा। नाइनटीन नंबर देखिएगा। कहता है कि एक पेंडुलम है, टू पाई रूट अंडर L/G है ना। मेजर द लेंथ, L का वैल्यू दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। नोज टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी है 1 मिलीमीटर, माने डेल्टा L 1 मिलीमीटर है, तो सेंटीमीटर में हो गया 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में। टाइम फॉर 150 ऑसिलेशन फॉर द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 120 सेकेंड यूजिंग द रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन। 1 सेकेंड रेजोल्यूशन है, तो डेल्टा टी दिया हुआ है 120 सेकेंड, टाइम दिया हुआ है 120 सेकेंड, और 120 सेकेंड में रेजोल्यूशन है 1 सेकेंड। तो याद रखना है कि टाइम पीरियड का जो डेल्टा T/T होता है वही टाइम का फ्रैक्शन होता है, दोनों बराबर होता है। तो कि फ्रैक्शन तो बराबर ही होगा या परसेंटेज भी बराबर होगा। तो डेल्टा T 1/120 हो गया ये। यहां से देख लीजिए T² इजकल टू 4 पाई A² L/G। G में पूछता है तो G बराबर हो जाएगा 4 पाई L² 4 पाई L इंटू T²। तो देखिए डेल्टा G/G एरर वाला फॉर्मूला दीजिए, डेल्टा L/L प्लस 2 इंटू में डेल्टा T/T। ठीक है, निकालने के लिए कहता है कि एक्यूरेसी बताइए, G में कितना परसेंटेज है, परसेंटेज एक्यूरेसी बताइए। ये फ्रैक्शनल एक्यूरेसी निकाल लिए हैं, उनमें हम लोग 100 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा।
डेल्टा एल बाई एल कितना हो जाएगा 0.1 बाई 30 प्लस 2 इंटू में 1 बाई 120 0.1 बाई 30 प्लस 1 बाई 60 एलसीएम हो जाएगा 60 0.2 प्लस 1 1.2 बाई 60। अब कहता है परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है तो 1.2 बाई 60 या इंटू 100, ये कैंसिल हो जाएगा, 2% आ गया आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 3। फॉर्मूला बेस्ड का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ट्वेंटी नंबर। एन इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस 3 ओम, इंडक्टर है जिसका रिएक्टेंस है एक्सल और रेजिस्टेंस भी है 4 ओम, कनेक्टेड इन सीरीज। तो पावर डिसिपेटेड पूछता है, VRMS दिया हुआ है, VRMS 10 वोल्ट है ये, तो पावर पूछता है। पहले जेड निकाल लेते हैं इसको। जेड इजिकल टू हो जाएगा 3k² प्लस 4k², ये 5 ओम हो गया जेड। ये होता है IRMS VRMS cos थीटा, पावर यही होता है, पावर कितना डिसिपेट करेगा से। IRMS बराबर हो जाएगा VRMS गुने में VRMS और cos थीटा होता है R बाई जेड। VRMS के स्क्वायर कर दो, 2 को है ना ये, R का वैल्यू है 4 और जेड के स्क्वायर कर दीजिए, जेड इंटू जेड है, जेड के स्क्वायर करेंगे तो 5 यानी 25, ये 4 से कैंसिल होगा, 16 वाट हो गया आंसर, इसलिए इसका आंसर है 1, आंसर 1 होगा। नेक्स्ट है 21। इलेक्ट्रॉन मास m, इनिशियल वेलोसिटी v0, इनिशियल वेलोसिटी v0 है, j में है और इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस j में है। ऐसे सोच लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस j में नीचे की ओर है, E0 नीचे की ओर है और वेलोसिटी ऊपर है, तो निश्चित है कि इसका वेलोसिटी बढ़ते चल जाएगा, ये रिटार्डेशन में नहीं जाएगा, एक्सेलरेशन में जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ये, तो इसका एक्सेलरेशन जो होगा E0 बाई m होगा। तो कहता है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछता है t समय पर, और वेवलेंथ दिया हुआ है लैम्डा नॉट सब में दिया हुआ है, इसका मतलब कि शुरू में वेवलेंथ लैम्डा नॉट है। तो पहले v समय निकालते, v बराबर u प्लस at कर देते हैं, ये v0 प्लस E0 बाई m इंटू में t, ये हो गया आपका। डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा बराबर h बाई एम भी, और v की जगह हो जाएगा v0 E0 t बाई एम, मल्टीप्लाइड कर दीजिए था, E0 t, v0 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड कर दीजिए, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, लैम्डा नॉट। ये फॉर्मूला हो गया, मान ये आंसर आ जाएगा आपका। ये ऑप्शन जो है 2 करेक्ट होगा इसका।
ठीक है, नेक्स्ट है 22। प्राइमरी ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म लाइज इन। प्राइमरी ओरिजिन पूछता है मैग्नेटिज्म का। मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कोई भी मटेरियल शो करता है, उसका प्राइमरी ओरिजिन कौन है। इसमें से 4 चॉइस दिया हुआ। पहला एटॉमिक करंट है ना, तो एटॉमिक करंट तो होगा ही। एटम में जो करंट फ्लो करता है मेन तो मैग्नेटिक फील्ड करंट से क्लियर होता है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नहीं है। पोलर नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पोलर नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, मैग्नेटिज्म नहीं है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड का ये ओरिजिन हुआ। ये तो गलत हो गया। इंट्रिंसिक स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी हो सकता है। आंसर ए और डी यानी 4 ऑप्शन करेक्ट होगा। ये 4 करेक्ट होगा, क्योंकि इंट्रिंसिक स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है और एटॉमिक करंट, यही दोनों मैग्नेटिज्म का ओरिजिन है किसी भी मटेरियल का। नेक्स्ट है 23। पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज 100 वोल्ट। कंडक्टिंग स्फीयर है ये कंडक्टर का बना हुआ है, इसका वोल्टेज है 100 वोल्ट है पोटेंशियल इसका। तो यहां भी 100 होगा, हर जगह 100 वोल्ट होगा, याद रखना है। तो पहला S1 कहता है कि एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज 0। एकदम करेक्ट है। पोटेंशियल जब हर जगह कांस्टेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 0, अंदर में इंटेंसिटी का होगा 0। दूसरा है कि एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 100। ये भी सही है, अंदर में भी पोटेंशियल कितना होगा, 100 वोल्ट ही होगा। ये दोनों सही है। पहला S1 इज ट्रू बट S2 इज फॉल्स, गलत है। दूसरा है बोथ आर फॉल्स, ये भी गलत हो गया। S1 इज ट्रू, S2 इज ऑल्सो ट्रू एंड S1 इज काउज ऑफ S2। यही आंसर करेक्ट हुआ 3 नंबर। तो मेटल कंडक्टर पढ़े हैं, वहीं पर कंडक्टर से एक क्वेश्चन दिया हुआ था। 24। In a Young's double slit experiment, the source is a white light. ये सोर्स जो है व्हाइट लाइट है ना। ये कैपिटल डी है, यहां पर सोर्स व्हाइट लाइट का ही सोर्स है। माने ये व्हाइट लाइट यहां से जा रहा है, ये मान लेते हैं। व्हाइट लाइट में बहुत सारा कलर है। वन ऑफ द होल इज कवर्ड बाय द रेड फिल्टर। रेड फिल्टर का मतलब हुआ कि रेड लाइट को सिर्फ क्या कर रहा है, पास कर रहा है, बाकी को रोक दे रहा है। माने यहां से रेड जाता है ना, यहां से रेड जाता है, बाकी सब रोक दिया। दूसरा है ब्लू फिल्टर, माने यहां से ब्लू फिल्टर जाता है। तो अब बताइए, 2 वेव है और दोनों इंटरफेयर कर रहा है, लेकिन दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा। जानते हैं कि रेड का अलग फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ होता है, ब्लू का अलग होता है। तो इंटरफेरेंस जो फेनोमेना होता है वो कोहेरेंट वेव के लिए होता है, तो ये तो इनकोहेरेंट हो गया। और जब इनकोहेरेंट हो गया तो इस स्थिति में कोई इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व नहीं होगा स्क्रीन पर, इसलिए आंसर हो जाएगा देयर शैल बी नो इंटरफेरेंस पैटर्न। इसका आंसर 3 नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्यों अभी बताएं, क्योंकि रेड है और एक ब्लू है, ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा है।
25. What is the focal length of convex lens? A focal length 40 centimeter in contact with a concave lens of focal length. Contact में है तो क्या दिक्कत हुआ? 1/f इजिकल टू 1/f1 प्लस 1/f2. ये प्रॉब्लम आप लोग को बना ही लिए होंगे. ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि एक कन्वेक्स है दूसरा कनकेव है. हम लोग साइन के साथ लेते हैं. एलसीएम हो जाएगा 120 30 माइनस 40 माइनस 120 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ गया कॉम्बिनेशन का. ये फर्स्ट 26. A Zener regulated power supply, a Zener diode with VZ9 volt is used for regulation. ये Zener diode है. ये Zener diode है ना. Zener diode है इस तरह से और इसके अक्रॉस वोल्टेज दिया हुआ है 9 वोल्ट. अब इसको रेगुलेट कर दिया गया है एक सीरीज में. आरएस लगा दिया है. द लोड करंट इज 6 एम्पियर. लोड करंट कितना है? 6 एम्पियर. माने इसमें करंट जो जा रहा है यही लोड है. ये इसमें करंट जो है 6 एम्पियर है, मिली एम्पियर. यही आरएल कहते हैं इसको. एंड द अनरेगुलेटेड इनपुट इज 15 वोल्ट. 15 वोल्ट यहां से यूज कर दिया गया है. तो 15 वोल्ट कर दिया गया है. सपोज दैट कि 15 वोल्ट है. ये रिवर्स में यूज होता है. ये रिवर्स बायसिंग में इनको पॉजिटिव से इसको नेगेटिव से. तो कहता है कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताइए. तो यहां से हम लोग चल देते हैं ऐसे. तो यहां से चल देंगे तो VA माइनस VB हो जाएगा. यहां से चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 15 और ये हो जाएगा -9 6 वोल्ट. हमको आरएस निकालने की कोई जरूरत नहीं है. क्या जरूरत है? इसे चल देंगे. इसमें तो करंट है नहीं, इसमें करंट है, इसमें करंट हो रहेगा तो क्या फर्क पड़ेगा. ठीक है. इसलिए आंसर हो जाएगा इसका 6 वोल्ट. यानी 2 ऑप्शन करेक्ट. नेक्स्ट है 27. A small pin fixed on the table top of the view from the above distance for 60 centimeter. By what distance should the pin appear with the rise if the view from the same point through a 24 centimeter thick glass slab parallel to the table. न्यू दिया हुआ है. हम देख लेते हैं कितना शिफ्ट करेगा. ये शिफ्ट का फॉर्मूला होता है T इंटू में 1 माइनस 1/μ. ये 24 सेंटीमीटर है. 1 माइनस 1/μ दिया हुआ है. 3/2 आने 2/3. 1/3 हो गया 8 सेंटीमीटर. 8 सेंटीमीटर वो ऊपर दिखाई देगा. माने ऊपर से देखते हैं. माने जहां था वहां से नहीं करके 8 सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट करेगा तो ऊपर दिखाई देगा. आंसर कौन हो जाएगा? 4. 28. पहले इसको हटा देते हैं ना. तो 28 सिंबल दिया हुआ है. देखिए इस तरह का फिगर है. ये दोनों इनपुट को जोड़ दिए हैं. फिर इसका इनपुट यहां से आया है.
ये कौन गेट है, इस तरह से गेट की बात बोलता है। देखिए दोनों इनपुट जोड़ देते हैं तो ये नॉट गेट हो जाता है और ये भी नॉट गेट हो जाता है। तो यदि ये ए है और ये बी है तो यहां पर पहुंचेगा ए नॉट और ये हो जाएगा बी नॉट। ये है ए नॉट है और बी नॉट है, तो ये कौन गेट है, ये नॉर गेट है। ये नॉर गेट है तो नॉर गेट में क्या हो जाता है, ए प्लस बी इनपुट का क्या हो जाएगा और बार हो जाता है। तो इसको करेंगे ए डबल बार बी डबल बार, ये कितना आ जाएगा ए इंटू में बी। ए इंटू में बी किसका हो जाएगा, एंड गेट का। बस हम लोग देख लिए यहां से कि एंड गेट आ गया, आंसर हो जाएगा इसका 2। नेक्स्ट है 29, क्योंकि याद रखिएगा नॉर गेट का या नैंड गेट का दोनों इनपुट को जोड़ देते हैं तो नॉट गेट हो जाता है। A store battery of EMF 12 volt, a storage battery EMF 12, internal resistance EMF है 12 वोल्ट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1.5 ओम। चार्ज बाय इसको चार्ज कर दिया गया है, यही है आर का जो वैल्यू है 1.5 और ये 12 वोल्ट है। चार्ज करने के लिए एक हाई रेजिस्टेंस लगा दिया है, लेकिन ये कितना वोल्ट से इसको चार्ज कर रहा है, 204 वोल्ट से। देखिए चार्ज जब भी होता है जब इसमें करंट घुसेगा, ऐसे इसमें घुसने के लिए ये डिस्चार्ज होगा तो ये चार्ज होगा। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग द चार्जिंग, तो कहता है कि इसके बीच का वोल्टेज क्या होगा। तो ऐसा कीजिए, सबसे पहले हम करंट निकाल लेते हैं। करंट कितना जाएगा, एक राउंड चल देते हैं यहां से चल देते हैं तो 12 प्लस आई इंटू में 1.5 माइनस 204 प्लस आई इंटू में 22.4 बराबर 0। उसको इधर कर देते हैं, 22.5 है ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 24i इजिकल टू 204 माइनस 12। 204 में 12 माइनस कर दीजिएगा 192। तो आई निकल गया यहां पर 192 12, यहां से आई निकल गया। आई का वैल्यू कितना आएगा, आई का वैल्यू इसको कैंसिल कीजिएगा, 8 लगभग 8 आ रहा है, देख लीजिए 8 आ रहा है। तो अब आई निकल जाएगा तो इसके भी टर्मिनल वोल्टेज पूछता है। तब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी टर्मिनल, ये चार्जिंग का केस में है तो ई प्लस आई आर, ई की जगह हो जाएगा 12, आई की जगह 8 और 1.5, 12 प्लस 24 वोल्ट आ गया। अब इसके बीच वोल्टेज कितना हो जाएगा, 24 वोल्ट 24। आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। ठीक है, ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से ही प्रॉब्लम था।
नेक्स्ट है 30। The wires which connected the battery of the automobile to its starting motor carrying a current 400 ampere. करंट कितना है? 400 एम्पियर. What is the force per unit length? फॉर्मूला तो बेस्ट है. फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस. फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा ये. इसका वैल्यू 10 टू दी पावर -7. 400 इंटू में 400 बाई डिस्टेंस दिया हुआ है 1.25 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर में कर लीजिएगा, क्योंकि चॉइस में इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 2.56 न्यूटन पर मीटर. इसका आंसर 3 करेक्ट. थ्री करेक्ट होगा. नेक्स्ट है लाइट विथ एनर्जी फ्लक्स 24 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर. मतलब इंटेंसिटी दिया हुआ है. फॉल ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी ऑब्जर्व कर ले रहा है. इफ द सरफेस है जो एरिया दिया हुआ है, फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ड्यूरिंग ए 40 मिनट टाइम स्पैन. एवरेज फोर्स निकालने के लिए कहता है कि एवरेज फोर्स कितना होगा 40 मिनट. तो सबसे पहले हम लोग को फोर्स बराबर पावर बाई टाइम भी कर सकते हैं, माने सॉरी मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम. एवरेज फोर्स निकालने के लिए कहता है फोर्स या इंटेंसिटी दिया हुआ है 24 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर. पावर कितना हो जाएगा? इंटेंसिटी गुने में एरिया कर दीजिए. 24 पर सेंटीमीटर स्क्वायर है इंटू एरिया दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. पावर हो जाएगा 24 गुने 25 वाट. इतना पावर हो गया. जब पावर जब निकल गया तो फोर्स निकालने के लिए कहता है कि फोर्स का वैल्यू क्या होगा, है ना. पावर का मतलब हुआ कि इतना जूल पर सेकेंड. टोटल का टोटल एक क्या कर ले रहा है, ऑब्जर्व कर ले रहा है लाइट को, कोई रिफ्लेक्टिंग नहीं है. और टोटल का टोटल लाइट को ऑब्जर्व कर ले रहा है. तो ये कितना नंबर है? यह 31. टोटल का टोटल लाइट को ऑब्जर्व कर ले रहा है. तो उस केस में मोमेंटम निकालना पड़ेगा, है ना. मोमेंटम निकालना पड़ेगा. एनर्जी कितना होगा इसका? एनर्जी कितना निकल रहा होगा? एनर्जी बराबर निकाल सकते हैं कितना. टाइम दिया हुआ है कितना सेकेंड? 40 मिनट. हो जाएगा 24 इंटू 25 इंटू में 40 मिनट है. इतना जूल एनर्जी होगा. मोमेंटम कितना होगा? मोमेंटम P बाई सी, पावर बाई सी कर देते हैं, माने एनर्जी बाई सी. मोमेंटम हो जाएगा यहां से 40 इंटू में 60 बाई लाइट का स्पीड 3 इंटू 10 टू दी पावर 8. इतना हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड मोमेंटम. तो फोर्स बराबर हो गया चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम. चेंज इन मोमेंटम तो P ही ना होगा, मोमेंटम में खाली होगा, क्योंकि पूरा का पूरा ऑब्जर्व कर ले रहा है. इससे हम लोग कितना आ जाएगा ये
40 इंटू में 60, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 इंटू टाइम भी कितना आ गया, उतने टाइम से भी डिवाइडर कर दीजिए तो क्या फर्क कट ही जाएगा। ये इसको सॉल्व कीजिए। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 200, अब उन्हें 10 टू दी पावर -8 न्यूटन। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 न्यूटन आया, 31 का 4। ठीक है, नेक्स्ट है थर्टी टू। देखिए ये हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सप्लाई, ड्रॉ ए इनिशियल करंट। वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट और उसमें इनिशियल करंट दिया हुआ है 3.3 एम्पियर। When settle after a few seconds to a steady value 3 एम्पियर, कुछ समय के बाद वोल्टेज तो वही रहेगा लेकिन 3.3 एम्पियर हो जाता है कुछ समय के बाद। What is the steady temperature of the heating element if the room temperature 20 डिग्री। कहता जब इतना हो जाएगा तो यहाँ पर का टेम्परेचर बताइए क्या होगा स्टेडी टेम्परेचर। इसको T2 मान लेते हैं और शुरू में तो T1 होगा। T1 कितना होगा, रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, अल्फा दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -4 पर डिग्री सी। तो फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं कि T2 बराबर T1 इंटू में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, सॉरी R2 ना, R2 बराबर R1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर। ये तो ज्यादा टेम्परेचर पर होगा। अब यहां पर रेजिस्टेंस कितना था, रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा I1 कर दीजिएगा तो 220/3.3 और इस केस में रेजिस्टेंस कितना हो गया, बाद में 3 एम्पियर हो गया है, सॉरी 3 कर दीजिए। इस केस में रेजिस्टेंस कितना हो गया 220/3, रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया बाद में। तो हम लोग क्या लिखेंगे 220/3, 220/3.3 1 प्लस अल्फा 1.6, कैलकुलेशन है इसमें T2 और -20 सॉल्व कर लीजिएगा, यहां से T2 निकल जाएगा, वही आंसर आएगा। ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा 2 नंबर करेक्ट। नेक्स्ट है थर्टी थ्री। ए पॉइंट चार्ज प्लस 18 माइक्रोकूलम एट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। पॉइंट चार्ज रख दिया गया है, फिगर है, देख रहे हैं क्वेश्चन आप लोग, और डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, लेंथ मान लेते हैं। एबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर as shown in figure, what is the magnitude of the electric flux। देखिए ये ऐसा सोच लीजिए कि पूरा क्यू है जिसका साइड है 8 सेंटीमीटर, तो क्यू के फेस से सेंटर तो 4 सेंटीमीटर पर होगा, तो क्यू के सेंटर पर रखा हुआ है चार्ज और एक फेस से निकालने के लिए कहता है टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स का जो फॉर्मूला हो जाएगा, टोटल फ्लक्स होता है Q/ε0, टोटल फ्लक्स होता है। तो एक 6 फेस है ना, तो एक फेस से 6 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहां से सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा ये।
फर्स्ट नंबर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 34। 34 जो है, यहां से 34 आई है पावर ट्रांसमिशन लाइन का, है ना, पावर ट्रांसमिशन लाइन। हिट्स इनपुट पावर एट, इनपुट पावर दिया हुआ है, पावर इनपुट माने प्राइमरी क्वाइल में वोल्टेज दिया हुआ 11,000 वोल्टेज। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में है विथ इट्स प्राइमरी वाइंडिंग, नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी दिया हुआ है 3000 टर्न है। व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी, एनएस पूछता है, एकदम आसान क्वेश्चन है ये, इसका वैल्यू पूछता है। और आउटपुट वोल्टेज माने सेकेंडरी वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट, है कि नहीं, 220 वोल्ट दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि Vp बाई Vs बराबर Np बाई Ns। सॉल्व कर लीजिएगा इसमें, Vp बाई Vs करेंगे तो हो जाएगा 1000, 11,000 है ना, बाई 220, Np दिया हुआ है 3000, तो Ns निकल जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, Ns निकालिएगा तो 600 आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इसका 3, करेक्ट आंसर है ये। देखिए कट ही जाएगा ना, 110 से 2 से कट जाएगा, इसे गुना करिएगा 6 आ जाएगा, है ना। देख लीजिए, इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं 2, और ये वाला इससे कैंसिल हो सकता है 2, है ना। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना है ये 30,000 है, 3,000 नहीं, एक और हो गई, है ना। तो 2 ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें 2 से डिवाइड करिएगा तो एनएस आ जाएगा 600। नेक्स्ट है what is the potential energy of electron in a second excited state। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए एनर्जी क्या हो जाएगा, -13.6 इंटू में थर्ड हो गया ये, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कितना आता है ये 9 -3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा ये हो गया आपका आंसर 35 का 4। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ये आप लोग बना लिए होंगे। नेक्स्ट है डिटरमिनेंट। 35 का 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 36 इंस्ट्रक्शन बी में आइए। क्वेश्चन नंबर 36 है, देखिए व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब, देखिए कैपेसिटर है ये 2 कैपेसिटर है सीरीज में और एक वोल्टेज है, सेल लगा हुआ है V वोल्ट का। दोनों आइडेंटिकल कैपेसिटर है, दोनों आइडेंटिकल है, C है। दोनों पर चार्ज शुरू में इक्वल होगा। जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें डाल देंगे तो इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। इसका कैपेसिटेंस जैसे ही चेंज करेगा तो चार्ज चेंज करेगा इस पर, तो चार्ज इस पर भी चेंज करेगा तो इस पर भी चार्ज चेंज करेगा। ठीक है, चार्ज दोनों पर चेंज करेगा, लेकिन दोनों पर चार्ज सेम रहेगा तो Q बराबर C भी, तो इसका C ज्यादा होगा तो इसका वोल्टेज कम होगा, इसका वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा। पहले तो वोल्टेज हाफ हाफ था, चार्ज जब दोनों पर सेम हो गया तो इसका कैपेसिटेंस ज्यादा हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा। चार्ज सेम है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा, इसका ज्यादा हो जाएगा। लेकिन फाइनली जो चार्ज जो है दोनों पर सेम ही रहेगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि चार्ज ऑन ए, तो चार्ज ऑन ए क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस ए के क्रॉस ए वाला है ए,
और ये वाला है बी, तो ए के क्रॉस भी बढ़ जाएगा क्योंकि, लेकिन सी के क्रॉस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। चार्ज ऑन बी भी इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ए पर इंक्रीज करेगा तो बी पर भी इंक्रीज करेगा ही, दोनों पर इंक्रीज कर जाएगा। इसलिए ऑप्शन इसका जो हो जाएगा 2 होगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि 2 में जो डी का सेकंड लिखा है इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, डी का ये नहीं हो करके डी का 1 होगा, ये वाला नहीं होगा, है ना। 2 का जो डी पार्ट है, डी है, डी का जो फर्स्ट लिखा है ये, और सेकंड नहीं हो करके फर्स्ट होगा, ये एरर आ गया था, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है (37). When bodies are charged through friction, there is a transfer of electric charge from one body to another. तो करेक्ट है, बट नो क्रिएट और डिस्ट्रक्शन ऑफ द चार्ज। क्रिएट नहीं होता तो ट्रांसफर होता है, ये तो सही बात है। दिस फॉलो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का भी फॉलो करता है, रीजन भी इसका एक्सप्लेनेशन है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। क्योंकि जितना चार्ज इस पर पॉजिटिव आएगा उतने पर उस दूसरा पर निगेटिव जाएगा, तो टोटल चार्ज शुरू में भी 0 और बाद में भी 0। 38। In a potentiometer arrangement, a cell of EMF 2.5 वोल्ट, एक सेल है 2.5 वोल्ट है, ये बैलेंसिंग लेंथ है इसका L1 45 सेंटीमीटर। If the cell is replaced by the another, दूसरा सेल है, ये नहीं पता कितना है, लेकिन इसका बैलेंसिंग लेंथ हो जाता है 72 सेंटीमीटर। तो सेकंड सेल का ईएमएफ क्या होगा, तो हम लोग ऐसे देखिएगा E1 बाई E2, तो ऐसे भी उल्टा करके लिख दीजिए, E2 बाई E1 बराबर L2 बाई L1। E2 बराबर हो जाएगा E1 इंटू में L2 बाई L1। देखिए E1 कितना है 2.5 और L2 हो जाएगा 72 बाई 45। ये 8 और 5 से लगता है कि कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20 बाई 4, 4 वोल्ट हो गया। 38 का आंसर हो गया 3। (39) 39 Kamla pedals a stationary bicycle. The pedals of the cycle are attached to the 500 tons coil, और उसमें coil अटैच कर दिया गया है 500 tons coil, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स जो होगा 500। कॉइल का एरिया भी दिया हुआ है 0.3 मीटर स्क्वायर। कॉइल रोटेट 1 थर्ड, कॉइल को रोटेट करा दिया गया है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी 1/3 ए रेवोल्यूशन, माने रेवोल्यूशन माने 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, माने 2 पाई बाई 3 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट करा दिया जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 0.02 टेस्ला। मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट, तो मैक्सिमम जो ईएमएफ इंड्यूस होता है NBA ओमेगा, इस पर रख दीजिएगा, वैल्यू आ ही जाएगा, इस पर रख दीजिएगा तो आंसर ही 4 हो जाएगा, आ जाएगा। ये तो फार्मूला है, फ्लक्स को डिफरेंशिएट करिएगा, किसी सन थीटा के टर्म में ले लेते हैं, कंसेप्ट है, थ्योरी नहीं, ये बता दिया गया है, ये मैक्सिमम ईएमएफ का ही फार्मूला हो गया। और मैक्सिमम फ्लक्स की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, NBA होता है मैक्सिमम फ्लक्स।
ठीक है। नेक्स्ट है 40 नंबर। 2 लॉन्ग वायर है, करंट दिया हुआ है I1 यह दिया हुआ है 12 एम्पियर, 7.5 एम्पियर, सेम डायरेक्शन में है। तो जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो फोर्स जो होता है अट्रैक्टिव हो जाता है। सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो कहता है कि 20 सेंटीमीटर सेक्शन पर कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होता है, μ0/4π 2I1I2/d। ये यूनिट पर होता है। लंबाई कितना पर है, लेंथ है 20 सेंटीमीटर पर, तो इसको L से गुना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये हो गया 10 टू द पावर -7, 2 इंटू में 12 इंटू में 7.5, 3 सेंटीमीटर है और 20 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, इतना न्यूटन आ जाएगा आंसर आपका। ये 2 है, इसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 41। रेडियोएक्टिव मटेरियल ए हैज ए डीके कांस्टेंट 10 लैम्डा। लैम्डा ए का है 10 लैम्डा, लैम्डा बी का है 4 लैम्डा। इनिशियली दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। जितना न्यूक्लियाई इसका था शुरू में, इसका वही है। ठीक है। आफ्टर द टाइम टी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई टी समय के बाद ए का कितना हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस लैम्डा ए इंटू में टी। इसका कितना हो जाएगा, ए नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा बी इंटू टी। तो एन ए बाई एन बी निकालना है, ई टू दी पावर लैम्डा ए इंटू में टी बाई ई टू दी पावर माइनस लैम्डा बी इंटू टी। ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 1/e²। इसको लिख सकते हैं ई टू दी पावर माइनस लैम्डा ए टी प्लस ऊपर जाएगा था लैम्डा बी टी। इसको ऊपर कर दे रहे हैं तो -2 इजकल टू ई टू दी पावर लैम्डा ए टी प्लस लैम्डा बी टी। अब दोनों को सॉल्व कर देंगे, ये बराबर ही हो जाएगा, दोनों इक्वल कर देते हैं। -2 इजकल टू माइनस लैम्डा ए टी टी कॉमन ले रहे हैं -10 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा इंटू टी, यानी यहां पर आ जाएगा हो जाएगा -2 इजकल टू -6 लैम्डा टी, इसलिए टी इजकल टू हो जाएगा 1/3 लैम्डा। टी इजकल टू इतना टाइम लगेगा, 1/3 लैम्डा 4 हो गया ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है 42। Unpolarized light is an incident from air on the plane surface of a material of radioactive index mu. At a particular angle of incidence I, it is found that the reflected and refracted ray are perpendicular to each other. Reflected ray और दोनों perpendicular हो जाता है ऐसे, और ये ऐसे चल गया, ये दोनों 90 डिग्री पर है, ये नॉर्मल हो गया। ये Which of the following option is correct for this situation? इस सिचुएशन के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि I इजिकल टू होता है tan I इजिकल टू म्यू होता है। इस केस में I इजिकल टू tan इनवर्स म्यू होता है।
तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया और फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया। अब सेकेंड ऑप्शन देख लीजिए, रिफ्लेक्टेड लाइट इज ए पोलराइज एंड इट्स इलेक्ट्रिक वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द इंसिडेंट। एकदम सही है, रिफ्लेक्टेड लाइट जो है पोलराइज हो जाता है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, एकदम करेक्ट है, ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड का कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोलराइज विथ इट्स प्लेन वेक्टर पैरेलल टू द इंसिडेंट, नहीं परपेंडिकुलर होता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो गया 2 करेक्ट। और फर्स्ट और फोर्थ तो ऐसे गलत हो गया क्योंकि इसका एक कंडीशन है परपेंडिकुलर के लिए। नेक्स्ट है Three identical spheres, each of mass m, are placed at the corner of a right angle triangle. इधर I है, चलिए कोई बात नहीं, इधर J है। फिगर दिया होगा, एक मास यहां रख दिया गया है, एक मास यहां रख दिया गया है और एक मास यहां रख दिया गया है। तो कहता है कि सेंटर ऑफ मास इसका है जहां, उसका पोजीशन वेक्टर बताइए। तो सेंटर ऑफ मास देखिए सीधा सीधी आरसीएम निकालेंगे, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 3 मीटर और इसका 4 मीटर। m1r1 प्लस m2r2 फार्मूला होता है m1r1 प्लस m2r2, 3 है ना, m3r3 बाई m1 प्लस m2। सॉल्व कर लीजिएगा। ये मास तो सब सेम है, r1 तो 0 पर है, इसका मास m है, r2 कितना हो जाएगा 3i, प्लस इसका मास है m ही है और ये कितना है 4j, 3 है कि 4 है, सॉरी 3 है, 3 है, अब आई कितना हो जाएगा 3 है। तो ये हो जाएगा I1 I प्लस J बाई 3 आंसर होना चाहिए था। इसका जो आंसर जो है लेकिन इसमें देखिएगा कि 3 कॉमन आ जाएगा ना, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा I प्लस J ही आ गया। इसका आंसर है कितना 3, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, 3m कैंसिल हो जाएगा ना, इसलिए I प्लस J आ गया। नेक्स्ट है 43 के बाद है 46 है, सॉरी 43 के बाद 44 आइए। फोर्टी फोर है, फिगर सोर्स 2 पाथ्स, फिगर दिया हुआ है, इधर वॉल्यूम है, इधर प्रेशर है। टेन टू दी पावर 4 है और ये है 8 इंटू 10 टू दी पावर 4, यहां पर है 1 इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर क्यूब है, 4 इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर क्यूब है। कहता है कि एबी में हीट जो अप्लाई किए हैं, एबी में दिए हैं सप्लाई किए हैं 500 जूल और बीसी में जो सप्लाई किए हैं 160 जूल। तो एबीसी में वर्क डन कितना होगा, ठीक है। तो एबी में तो वर्क 0 होगा क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है, ये सिर्फ बीसी में वर्क होगा। तो वर्क डन एबीसी में निकालेंगे तो सिर्फ लिखेंगे प्रेशर इनटू में चेंज इन वॉल्यूम कर देते हैं, या इसका हम लोग यहां से यहां तक के एरिया निकाल सकते हैं। 8 इंटू 10 टू दी पावर 4 चेंज इन वॉल्यूम करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 10 टू दी पावर -3।
ये 240 जूल हो गया वर्क डन। तो फॉर प्रोसेस एबीसी के लिए लगाते हैं डेल्टा क्यू बराबर डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हीट टोटल दिया हुआ, दोनों को जोड़ दीजिएगा, हीट निकल जाएगा तो हो जाएगा 660 और ये 240 प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी एबीसी। तो वर्क चेंज इन इंटरनल एनर्जी एबीसी कितना आ जाएगा 660 माइनस 240, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। इतना जूल एनर्जी जो होगा 420 जूल एनर्जी जो है, यहां से यहां तक का चेंज इन इंटरनल एनर्जी इतना हुआ है। तो एबीसी में चेंज इन इंटरनल एनर्जी वही होगा जो एसी में होगा। अब इस प्रोसेस के लिए हम हीट चाहते हैं, हीट निकालने के लिए कहता है एसी के लिए हीट बताइए क्या होगा। तो एसी के लिए वर्क निकाल लेते हैं। तो एसी के लिए वर्क अब प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी एसी। एसी के लिए वर्क क्या होगा, इतना पार्ट का एरिया, इतना पार्ट का एरिया हो जाएगा। ये एसी के लिए वर्क निकालिएगा तो वर्क निकालते हैं हम लोग, ये हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा यहां से यहां तक 8, 10 हो गया, ये 10 टू द पावर 4 आई इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम 3 इंटू 10 टू द पावर -3 और चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये आ जाएगा कितना 420 420 जूल। इसको देख लेते हैं कितना आता है। ये 5 150 आ रहा है, ये प्लस 420 जूल 570 जूल आ रहा है। 570 जूल 570 आंसर हो गया फर्स्ट। समझ में आया। इसमें एक ही को बस सोचना था कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी एबीसी में वही होगा जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी एसी में होगा। तो एबीसी से हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालिए, क्योंकि वर्क तो सब प्रोसेस का पता है, पीवी ग्राफ है, वर्क के लिए तो सोचना ही नहीं है। हीट एबीसी में दिया हुआ है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी एसी में निकल गया। नेक्स्ट है 45। थ्री ब्लॉक्स एबीसी दिया हुआ है, 3 ब्लॉक है। लॉज ऑफ मोशन का ये क्वेश्चन है। इधर से फोर्स लगाया हुआ है 36 न्यूटन, ए का है 6 kg, अब बी है 4 kg और ये है 2 kg। कांटेक्ट फोर्स बिटवीन ए और बी, ए और बी यहाँ का फोर्स पूछता है। देखिए इसका सबसे आसान तरीका है, जैसे ही यहाँ पर हम फोर्स निकालेंगे तो यहीं से इसको 2 पार्ट अलग अलग कर देंगे। टोटल एक्सेलरेशन तो सेम ही होगा। ये कितना हो जाएगा देखिए 36 इक्वल टू मास टोटल 12 इंटू ए, एक्सेलरेशन हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब ये निकल गया तो यहीं से यहाँ पर फोर्स पूछता है तो यहीं से अलग कर लेते हैं, क्योंकि दोनों साथ साथ चलेगा। ये माने 4 + 2, अब फोर्स यही लगेगा कॉन्टैक्ट फोर्स। ए बराबर फिर ए में कर देंगे, मास हो जाएगा 6 और इंटू में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है 380 न्यूटन। आंसर 4। नेक्स्ट है 46। द 2 नियरेस्ट हार्मोनिक्स ऑफ ए ट्यूब क्लोज एट वन एंड ओपन। नियरेस्ट हार्मोनिक है ये, एक एंड क्लोज है दूसरा एंड ओपन है, ऐसा सोच लीजिए। यानी क्लोज ऑर्गन पाइप हो गया ये, क्लोज ऑर्गन पाइप है ना। एक है 6, एक फ्रीक्वेंसी है कितना 690, तो मान लें कि एम्थ हार्मोनिक में है, तो दूसरा जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा नियरेस्ट कितना हो जाएगा, तो m+2 हो जाएगा। हम इसलिए m लिए हैं कि m हमेशा ऑड नंबर होगा। m और क्या है, ये ऑड नंबर है, ठीक है। तो कहता है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना होगा,
तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट बाई सेकेंड। 690750, देखिए V/4L कट कैंसिल हो जाएगा, M+2 हो जाएगा। यहां से M का वैल्यू निकाल लीजिएगा और M का वैल्यू किसी में रख दीजिएगा तो V/4L निकल जाएगा। V/4L ही फंडामेंटल निकालना है। तो V/4L कितना के बराबर हो जाएगा? 690/M। यही आपका फंडामेंटल F1 फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 30 हर्ट्ज आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट है (47). तो एंगल 6 मिनट है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 6 मिनट है तो 6 बाई कितना हो जाएगा? 60 गुने में 60, ये हो जाएगा 6/36, 10 to the power -2, 1/6 10 to the power -2, 1.74 into 10 to the power -3 रेडियन आ जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। 48। कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर इमर्ज इन ए वाटर। पता है कि कैपिलरी ट्यूब है, ये वाटर है, कैपिलरी ट्यूब ये वाला है, इसका रेडियस आर है तो जानते हैं कि h हाइट तक ही जाता है पानी। तो h बराबर होता है 2t cos थीटा बाई रो जी आर। मास की बात करते हैं, मान लें कि पानी यहां तक चल गया, इसका मास कितना होगा पानी का मास? तो मास बराबर हो जाएगा वॉल्यूम गुने में डेंसिटी। वॉल्यूम हो जाएगा कितना? क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू में h, अब गुने में डेंसिटी से रो से गुना कर दीजिएगा। πr² h इंटू में रो, h का वैल्यू हो जाएगा 2t cos थीटा बाई रो जी आर। अब देखिए कैंसिल हो जाएगा एक आर, तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर का होगा। यहां से लिख सकते हैं कि M1/M2 बराबर R1/R2। बाकी तो सब सेम है। कहता कि रेडियस अब 3r होगा, तब पानी बताइए कितना होगा। पहले मास m है 6 ग्राम, तो रेडियस r था, अब हो जाएगा 3r, तो मास कितना हो जाएगा? 18 ग्राम। ये ऑप्शन जो है फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है ना? सेकेंड नंबर ऑप्शन करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है 49। Two trains move towards each other with the same speed। दो ट्रेन है ये, एक ट्रेन ये है, दो ट्रेन एक दूसरे तरफ मूव कर रहा है, सेम स्पीड से आ रहा है इसे। इसका स्पीड u है तो इसका भी स्पीड u है। इफ द हाइट ऑफ साउंड का स्पीड दिया हुआ है कि v दिया हुआ है 330 मीटर पर सेकेंड। इफ द हाइट ऑफ टोन ऑफ व्हीसल ऑफ वन ऑफ द देम heard by the other changes to 11.9 times, है ना? 11.9 times। तो फ्रीक्वेंसी जो है चेंज हो जाता है 11.9 टाइम्स। तो कहता है कि तो u का वैल्यू बताइए कितना होगा, स्पीड का वैल्यू।
तो इस केस में क्या होगा, एफ डैश बराबर एफ इंटू में भी का जगह हो जाएगा 330 टुवार्ड्स न है, तो प्लस यू माइनस यू। इसको इधर कर देते हैं, तो एफ डैश बाई एफ बराबर और ये दिया हुआ है कितना 11/9 33 माइनस यू। यहां से यू का वैल्यू निकाल लीजिएगा, 33 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 50 नंबर। फोर्स दिया हुआ है ना 3 + 20y। कहता है कि तो वर्क डन, फोर्स तो वेरिएबल है तो वर्क डन बाई निकाल लेंगे एफ डी एक्स एफ डी वाई। देखिए इसमें थोड़ा एरर आ गया है। एरर क्या है कि 3 के जगह पर 30 कर लीजिएगा तब आंसर मिल जाएगा। 0 छूट गया था इसमें, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, इसलिए याद रखिएगा। और कहां से कहां तक है 0 से 2 तक 30y + 20y²/2। देख लीजिए 0 से 2 कर देते हैं तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 30 × में 2 + 10 × में 2 के स्क्वायर, तो 60 + 40 कितना हो जाएगा 100 जूल वर्क हो गया। 50 का आंसर हो जाएगा 3। लेकिन ऐसे जब 3 सिर्फ रखिएगा तो कोई भी आंसर नहीं आता है, 46 आ जाता है। ठीक है, तो ये था आप लोग का 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और स्पॉट टेस्ट 10 था, इसका सॉल्यूशन आप लोग जरूर देखिएगा और बनाइएगा प्रॉब्लम। जो जो नहीं बना होगा तो जरूर इससे हेल्प लीजिएगा। थैंक यू।